सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, वो भी 23 मार्च का। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज भी अपलोड करता हूँ, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। और 3 से 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार कंटेंट देख लेते हैं आज का। तो आज के न्यूज़पेपर में से मैंने 5 न्यूज़ को पिक किया है। 5 की 5 न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डायमेंशन के ऊपर बात कर रही हैं, इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। पहले उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके थ्रू पूरी न्यूज़ को समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट न्यूज़ को। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ क्या है? गवर्नमेंट अनाउंसेस 20,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी टू रेस्क्यू स्ट्रेस्ड माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। दिस आर्टिकल इज अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट स्टेपिंग इन टू सेव माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। जो एमएफआईज हैं वो लेंडर्स होते हैं जो एक्चुअली में स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। किसको? लो इनकम इंडिविजुअल्स को। वेयर एज जो ट्रेडिशनल बैंक है वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं, ठीक है, हैव बिकम टू स्केयर टू लेंड देम एक्चुअल मनी, ठीक है, मनी नहीं कर रहे हैं लेंड। तो यहाँ पर देखो क्या होता है। बैंक जो है, जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, वो जनरली स्मॉल लोन्स नहीं देते हैं। स्मॉल लोन्स नहीं देते हैं, पर किसको नहीं देते हैं? लो इनकम इंडिविजुअल्स को, या ऐसा बोल सकते हैं उन किसको नहीं देते? इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली वनरेबल वनरेबल जो लोग होते हैं, ठीक है, पीपल होते हैं, उनको नहीं देते। इसमें कौन कौन आता है भाई? इसमें स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स आ गए हमारे, और रूरल फार्मर्स आ गए, रूरल फार्मर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, आर्टिशंस हो गए, और वीकर सेक्शन हो गया, ठीक है, जो भी वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं वो सारे लोग हो गए, ठीक है। तो इनको नहीं देता है बैंक लोन। क्यों नहीं देता है? बैंक के पास भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। बैंक बोलता है कि इनके पास कोलेटरल नहीं होता है, ठीक है, तो ये रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, हाईली रिस्की है, ठीक है, हाईली रिस्की है, कोलेटरल नहीं है इनके पास, इनकी कोई भी फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना, क्योंकि इन लोगों की जो इनकम है वो डिपेंड करती है कि डेली बिजनेस कैसा करते हैं। रूरल फार्मर्स की डिपेंड करती है कि उनकी जो भी क्रॉप है वो कितनी अच्छी हार्वेस्ट हुई है, ठीक है। सेम सेम चीज़ है सबके लिए, आर्टिशन के लिए भी सेम चीज़ है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी सेम चीज़ है कि भाई कितना बिजनेस करते हैं, ठीक है, कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एक नॉर्मल जो एम्प्लॉय होता है उसको उसको पता होता है कि उसके हर मंथ के एंड में उसके पास पैसा आने वाला है, ठीक है, 30,000 आने वाले हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन इनको नहीं पता होता इनको कितना मिलेगा, कम भी मिल सकता है, ज़्यादा ही मिल सकता है। बैंक बोलता है क्योंकि इनके पास कोलेटरल नहीं है और फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, प्लस हम बैंक की रीच भी अच्छी नहीं होती इन एरियाज़ के अंदर, ठीक है, यहाँ पर रीच अच्छी नहीं होती बैंक की, तो ये बैंक के पास इतने सारे रीज़न होते हैं और बैंक बोलते हैं कि भाई ये हाईली रिस्की है, तो हम इनको स्मॉल लोन्स नहीं देंगे, क्योंकि स्मॉल लोन्स ये बहुत सारे लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि ये स्मॉल लोन अगर बहुत सारे लोगों को दिए हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है, तो बैंक पे एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट हो जाता है अपने आप, क्योंकि अगर ये लोग पैसा नहीं पे कर पाए बैंक को, ठीक है, अपना डेप्ट को पे ऑफ नहीं कर पाए तो बैंक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। दूसरी ओर जो एम होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, एम होते हैं, या मैं बोलूँ NBFC एम होते हैं, ये लोग लेंड करते हैं लो इनकम इंडिविजुअल्स को, और माना कि यहाँ पर थोड़ा हायर हायर इंटरेस्ट रेट लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट लेते हैं, पक्का लेते हैं, ठीक है, लेकिन लेंड तो करते हैं एक्चुअली में, देते तो है ना पैसा। यहाँ पर दो तरीके से दे सकते हैं, या तो वो अपने खुद का मनी यूज़ करें, ओन मनी, या वो बोरो करें, ठीक है। देखो एक और जहाँ पर बैंक डायरेक्टली इनको पैसा नहीं दे सकता, ठीक है, मतलब दे नहीं सकता ऐसा नहीं है, देना नहीं चाहता है, ठीक है, क्योंकि रिस्क बहुत है, बिकॉज ऑफ हाई रिस्क। लेकिन बैंक जो ना इनको पैसा दे देता है, ठीक है, इनको लोन दे देता है, लोन्स दे देता है, और ये लोग जो है फिर उस पैसे को यूज़ करते हैं इनको लोन देने में, सेम चीज़, ठीक है। तो अभी पास में क्या हुआ कि बैंक ने जो है ना अच्छा खासा लोन इनको दिया, एमएफआईज को दिया, एनबीएफसीज को दिया कि भाई ठीक है आप लेंड करो इनको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो रिस्क है वो आपके पास रहेगा और बैंक को भी थोड़ा फ्री रहेगा। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि पूरे का पूरा रिस्क ही ट्रांसफर हो गया है, बैंक के पास तब भी बहुत सारा रिस्क रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये एक तरीके की को लेंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। को लेंडिंग में 80-20 का स्प्लिट होता है, मतलब 80% पैसा जो है बैंक फंड करता है और 20% पैसा जो है एमएफआईज, एनबीएफसी एमएफआईज फंड करते हैं, ठीक है।
अगर कुछ मान लो 2 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, तो 80% जो है बैंक फंड करेगा, 20% ये 2 लाख का एन जो हमारी एनबीएफसी एमएफआईज हैं या एमएफआईज हैं वो फंड करेंगे, ठीक है, और ऐसे करके वो 2 लाख रुपए का लोन देंगे। लेकिन अभी बैंक का 80% फंसा हुआ है पैसा, ठीक है। तो अगर इन्होंने गलती से भी ऐसा हुआ कि जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं इन्होंने डेप्ट को पे ऑफ नहीं किया, ठीक, डेप्ट को पे ऑफ नहीं किया, तो पता है स्ट्रेस कहाँ क्रिएट होगा? सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो यहाँ पर क्रिएट होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हुआ तो ये स्ट्रेस क्या है, स्पिल ओवर हो जाएगा, स्पिल ओवर हो जाएगा, और फिर कहाँ पर पहुँच जाएगा स्ट्रेस? इनडायरेक्टली बैंक के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये पास में कुछ ऐसे सिनेरियोज हुए हैं जहाँ पर बैंक बहुत ज़्यादा डर रहा था कि भाई हम डायरेक्टली इनको लोन तो दे नहीं रहे थे, इनको तो देते थे, एमएफआईज को देते थे और एनबीएफसीज एमएफआईज को देते थे, लेकिन यार ये भी और ज़्यादा स्ट्रेस होते जा रहे हैं कि भाई लो इनकम इंडिविजुअल्स पैसा ही नहीं पे कर रहे हैं इनको, और उसकी वजह से हमें पैसा वापस नहीं मिल रहा हमारा। तो बैंक ने क्या बोला, ठीक है भैया अब इनको पैसे ही नहीं देंगे, हम लो इनकम इंडिविजुअल्स को पैसा नहीं देंगे और ये एमएफआईज को भी पैसा नहीं देंगे आप, ठीक है, क्योंकि बैंक जो है टू स्केयर्ड है, ठीक है, डरे हुए हैं। माना कि इनको पीएसएल के टारगेट पूरे करने हैं, बिल्कुल करने हैं, ठीक है, वो कर देते हैं उस चीज़ को, लेकिन उसके बियॉन्ड भी तो करना होता है ना सर्विस, लेकिन नहीं करते, बैंक नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है, मैंने आपको बताया क्या रीज़न है ऊपर, ठीक है, ये सारे रीजन हैं, इसकी वजह से नहीं करता है बैंक, और इनको भी नहीं दे रहा था क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था। तो इस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट देखो ये बोला कि 20,000 करोड़ का एक क्रेडिट गारंटी रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को रखा गया। यहाँ पर अब क्या होगा कि अगर बैंक ने इन एमएफआईज को, ठीक है, बोरो करवाया, ठीक है, मतलब लैंड किया, इनडायरेक्टली लैंड किया, और ये डिफॉल्ट कर गए किसी भी केस में, तो अब जो भी पैसा है वो कौन भरेगा? ये जो पर्टिकुलर क्रेडिट गारंटी में जो भी फंड रखा हुआ है ना, एज अ क्रेडिट गारंटी जो फंड रखा हुआ है फॉर दिस पर्टिकुलर एमएफआईज, ठीक है, वो आप पे करेगा, ठीक है, वो पे करेगा। तो मतलब क्या है, बैंक का पैसा तो इन द एंड सिक्योर्ड ही है ना, भाई ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है वो मैनेज कर रहा है ये क्रेडिट गारंटी को, ठीक है, ये पैसा पे कर देगा। अगर ये एमएफआई डिफॉल्ट करता है तो कोई नहीं, बढ़िया है, बैंक तो आराम से लेंड कर सकता है, बैंक तो आराम से लेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट गारंटी का जो पूरा का पूरा पूल क्रिएट किया गया है, फंड क्रिएट किया गया है, ये एक्चुअली में उस स्ट्रेस को, ये जो यहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट हो गया है ना, उसको ईज आउट करने के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट हो गया है तो बैंक इनको लोन नहीं दे रहे थे। अगर बैंक इनको सर्विस नहीं करेंगे तो ये कैसे आगे लो इनकम इंडिविजुअल्स को सर्विस करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको कैसे सर्विस करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए यहाँ पर एक क्रेडिट गारंटी पूल बनाया गया, एक मनी बनाया गया, ठीक है, फंड बनाया गया 20,000 करोड़ का। और अब ये जो है उस डिफ़ॉल्ट को फंड करेंगे। तो बैंक जब भी लेंड करेगा एमएफआईज़ को कोई भी मनी, ठीक है, और अगर एमएफआईज़ पैसा नहीं चुका पाते, वापस नहीं कर पाते और डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो दूसरी ओर जो क्रेडिट गारंटी फंड है वहाँ से पैसा दे दिया जाएगा बैंक को। तो बैंक यहाँ पर रिलीव्ड है, ठीक है, बैंक भी रिलीव्ड है, और जो यहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट हुआ था वो भी रिलीव्ड हो गया, ठीक है, या ईज ऑफ हो गया, सिंपल, ठीक है। तो यही पूरी एक तरीके से न्यूज़ है, हम आगे देखेंगे। देखो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये माइक्रो फाइनेंस लोन होते क्या हैं, ठीक है, ये होते क्या हैं इसके बारे में तो जानना ज़रूरी है। आरबीआई के रूल्स क्या हैं इसके लिए, ठीक है, वो भी जानना ज़रूरी है। देखो वो इसमें एक होता है इनकम थ्रेशोल्ड, ठीक है। अगर एक हाउस होल्ड की इनकम, हाउस होल्ड की पर एनम इनकम जो है अगर लेस देन इक्वल टू 3 लाख रुपीज़ है, ठीक है, पर एनम की बात कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड को दिया गया लोन, ठीक है, उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड को दिया गया लोन वो किस टाइप का लोन होगा, वो माइक्रो फाइनेंस होगा, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस लोन होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया इनकम थ्रेशोल्ड। अब यहाँ पर हाउस होल्ड को भी डिफाइन किया गया है कि हाउस होल्ड का मतलब क्या है। हाउस होल्ड का मतलब है हस्बैंड, वाइफ और इन दोनों के जो बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन कैसे, अनमैरिड बच्चे, ठीक है, अनमैरिड। जैसे ये मैरिड हो गया तो फिर वही सेम दोबारा से हो गया, वो खुद हस्बैंड, वाइफ और उसके बच्चे, ठीक है। तो ऐसे हाउस होल्ड को डिफाइन किया गया है, हस्बैंड, वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रंस, ठीक है। और वो लोन जो दिया गया है उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड को जिस हाउस होल्ड की पर एनम इनकम 3 लाख से कम है या बराबर है उसके, ठीक है, तो वैसे लोन को क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन बोलते हैं, ठीक है, एमएफ लोन बोलते हैं। इसके अलावा ये जो भी लोन होते हैं, जो माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं, इसमें कोलेटरल की आस नहीं की जाती है, ठीक है, कोलेटरल फ्री होते हैं,
ठीक है। तो लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, माना कि ये कोलेटरल फ्री होते हैं, लेकिन जो एमएफआई हैं वो लोन दे सकते हैं किसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर, ठीक है, गोल्ड पे या ऐसा बोलो इक्विपमेंट्स में, ठीक है, इसको ही बोलते हैं हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन, ठीक है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं हाइपोथिकेशन। यहाँ पर ये जो लोन होते हैं वो जनरली कोलेटरल फ्री होते हैं, लेकिन एमएफआई गोल्ड को बैक करके, ठीक है, गोल्ड को एज अ कोलेटरल लेके लोन दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज़ को डिफाइन किया गया है कि हाउस होल्ड की इनकम, हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड है ना, वो खुद से देना चाहिए ये गोल्ड और इक्विपमेंट्स, ठीक है, एज अ कोलेटरल। अगर एमएफआई ने डिमांड किया ना तो ये इलीगल है, एमएफआई डिमांड नहीं कर सकता। ये जो कोलेटरल दिया गया है ये हाउस होल्ड खुद अपनी मर्जी से दे, ठीक है। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब ऐसा गोल्ड वोल्ड दिया जाता है, ये इक्विपमेंट रखे जाते हैं एज अ कोलेटरल, तो एमएफआई जो है ना बहुत जल्दी लोन को प्रोसेस कर देते हैं, क्योंकि एमएफआई को पता है यार गोल्ड बैक किया है इसने, तो अगर नहीं दे पाएगा पैसा तो हम इसके गोल्ड को रख लेंगे, ठीक है, कोलेटरल के तरह, मतलब उसको बेच देंगे और उसके थ्रू पैसा रियलाइज कर लेंगे। तो इसलिए क्योंकि हाउस होल्ड को जो लोन है वो बहुत जल्दी चाहिए, जल्दी प्रोसेस कराना है, तो एमएफआई के पास जो है ना ये अपने गोल्ड को एज अ कोलेटर रखते हैं, लेकिन खुद रखते हैं। अगर एमएफआई ने आस्क किया तो भाई वो इलीगल है, वो नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी ओर क्या है, कैप किया गया है, कैप लगाया गया है ऑन इनडेप्टनेस, ठीक है। यहाँ पर एक 50% रूल रखा गया है। देखो 50% रूल का मतलब क्या है, जो भी ईएमआई आएंगी, ठीक है, मंथली रीपेमेंट्स आएंगे, उस पर जो है ना 50% का एक रूल है। 50% वो जो है ना 50% से कम या बराबर होनी चाहिए ऑफ 50% ऑफ हाउस होल्ड मंथली इनकम, मंथली इनकम, ठीक है। अगर उस हाउस होल्ड की मंथली इनकम मान लो 10,000 रुपये है, तो उसका 50% कितना होगा, उसका 50% होगा 5K, 5,000 रुपये, ठीक है। तो जो ईएमआई बनेगी ना उसकी, इसमें कौन से लोन को कंसिडर किया जाता है, न्यू लोन्स को भी कंसिडर किया जाता है और एग्जिस्टिंग लोन्स को भी, कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो जो ईएमआई बनेगी ना वो बनेगी 5,000 या 5,000 से कम की, ठीक है। तो 5,000 या 5,000 से कम की ईएमआई बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कैप लगाया गया है इनडेप्टनेस में, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, ईएमआई को बहुत ज़्यादा कर दिया, तो भाई वो डेप्ट में ही रहेगा ना, वो चुका कैसे पाएगा। उसकी इनकम है 10,000 रुपये, ठीक है, और आप डिमांड कर रहे हो एज ए ईएमआई 20,000 रुपये, तो कैसे देगा फिर वो उस 10,000 को भी, जो 10,000 का जो डिफरेंस है उसको भी पे करने के लिए क्या लोन उठाएगा। तो भाई ये तो इनडेप्टनेस होगी ना, मतलब ये तो डेप्टनेस, जो डेप्टनेस है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उसमें यह है जो इंटरेस्ट है वही बढ़ता जाएगा इतना सारा। तो ऐसा ना हो, तो जो आरबीआई उसने एक रूल लगाया 50% ऑफ हाउस होल्ड मंथली इनकम, उससे कम होनी चाहिए ईएमआई, ठीक है, या उतनी होनी चाहिए, मतलब 5,000 जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। एक ये हो गया। देखो पहले क्या था, एंड रूल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। आरबीआई ने पहले बोल रखा था जो भी लोन, जो भी एक माइक्रो फाइनेंस लोन होगा, उस लोन को यूज़ किया जाएगा, उस लोन को जो लार्ज अमाउंट है उसको यूज़ किया जाएगा इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। मान लो शॉप खरीद के आपको बिजनेस करना है, तो ऐसी जगहों पे आपको माइक्रो फाइनेंस लोन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो इनकम जनरेट करता है, और इनकम जनरेट होगी तभी आप पैसा पे कर पाओगे। लेकिन अब आरबीआई ने देखा कि भाई अब इस रूल को हटा देते हैं, तो इस रूल को हटा दिया। अब एंड यूज फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इस एंड यूज फ्लेक्सिबिलिटी में आरबीआई बोल रहा है कि आप माइक्रो फाइनेंस लोन को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको एजुकेशन के लिए चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई, भाई मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती है, ठीक है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। या कुछ हाउस होल्ड कंजप्शन करना है, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो लार्ज परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर लोन है वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है, नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है, एंड यूज़ फ्लेक्सिबिलिटी है। अगला रूल क्या है, एक और रूल है फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए और ज़ीरो पेनल्टी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो फेयर प्राइसिंग का मतलब जो भी एमएफआई लोन देगा इन लो इनकम हाउस होल्ड को, भाई वो एक अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे होना चाहिए, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट, अफोर्डेबल। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 18% 20% डिमांड कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है फर्स्ट लोन का, ठीक है। तो यहाँ पर वही फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए, प्लस कोई भी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो 3 लाख रुपए का लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए का लोन लिया इस लो इनकम हाउस होल्ड ने, अब यहाँ पर क्या है, 3 लाख रुपए का तो लोन ले लिया है इसने, अब इसको ये पे कर रहा है और इसने पे एकदम कर दिया। मान लो ये 3 लाख का लोन था,
ये 5 साल के लिए था, लेकिन इसने 2 साल के अंदर भी बोला कि भाई हम 2 साल के अंदर इसको पे कर सकते हैं, और 2 साल के अंदर पे करने चला गया है बैंक के पास कि हाँ भाई ये लो, सारे का सारा खत्म होता है, हम पूरा का पूरा पेमेंट करते हैं आज। तो बैंक क्या करता है, मतलब जो MFIs होते हैं वो बोलते हैं भाई तुम पहले नहीं कर सकते बंद, अगर तुम पहले बंद करना चाहते हो अपने लोन को, ठीक है, तो आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है, एक प्री पेमेंट पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो RBI ने बोला कि ठीक है अब इसको वे ऑफ करो, ठीक है। अब ऐसा कुछ भी आप डिमांड नहीं कर सकते, अगर कोई बंदा जो लो इनकम हाउस होल्ड है वो पहले ही अपने लोन के टर्म से पहले ही उसको क्लोज कराना चाहता है तो वो करा सकता है, और तब जो है ना कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी आप मांग नहीं सकते, तो MFI हम नहीं मांग सकते ये चीज़, तो यहाँ पर इसलिए बोला है जीरो पेनल्टी, ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक और लिमिट को इन्होंने चेंज किया, क्वालिफाइंग लिमिट, क्वालिफाइंग एसेट लिमिट फॉर लेंडर्स, ठीक है। यहाँ पर बात आती है ये NBFCs MFIs की। देखो NBFC तब MFI बनती हैं जब उनका जो एसेट है, जो टोटल एसेट है उसका 60% जो है, 60% ऑफ एसेट मिनिमम, ये मिनिमम की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो 60% ऑफ एसेट जो है होना चाहिए किसमें, माइक्रो फाइनेंस में, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस लोन में होना चाहिए। अगर आपको अपने आप को एक MFI बनाना है, NBFC को MFI बनाना है, तो उसमें क्वालिफाइंग लिमिट है, तो उसको 60% पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब बहुत सारी NBFCs अपने आप को MFI में कन्वर्ट कर सकती हैं क्योंकि 60% की ही लिमिट है, ठीक है। पहले क्या थी 85 भी हो सकती थी, 75 भी होती थी, ठीक है। तो अभी क्या अभी 60% कर दिया। अगर 60% उस पर्टिकुलर NBFC के जो एसेट्स हैं वो माइक्रो फाइनेंस लोन में है, तो वो जो NBFC है वो एक तरीके की MFI है, ठीक है, MFI सिंपल। तो बस यही था, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम, अ स्ट्रेस्ड माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, जो MFIs हैं, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, MFIs एंड NBFC MFIs वो एक्ट करते हैं एज अ लास्ट माइल ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, उनकी रीच अच्छी होती है। दे बोरो लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम द मेजर बैंक्स एंड देन वो लैंड आउट करते हैं टाइनी अमाउंट किसको, टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो भी इकोनॉमिकली वनरेबल पीपल होते हैं, लाइक स्ट्रीट वेंडर्स, रूरल फार्मर्स, ठीक है, या स्मॉल टाइम आर्टिशियंस, ठीक है, उनको। पर इस सेक्टर ने जो है ना हिट किया है एक वॉल, द स्क्वीज, बिटवीन मार्च 2024 एंड दिसंबर 2024 जो टोटल साइज था ऑफ द माइक्रो फाइनेंस मार्केट का वो श्रैंक हो गया है, ठीक है, रिड्यूस हो गया है बाय 28%, ड्रॉपिंग फ्रॉम 4.43 लाख करोड़ से कितना हो गया 3.21 लाख करोड़, ठीक है, स्क्वीज हो गया बाय 28%। और ओवर लेवरेज भी हो गया, जो हमने डिस्कस किया था, ओवर लेवरेज भी हो गया, बोरोवर्स भी ओवर लेवरेज हो गए, पीपल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड जिन्होंने बहुत ज़्यादा बोरो कर रखा है मनी, अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो रीपे नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो रिकवरी इशू आ रही है, रिकवरी इशू की वजह से जो MFIs है उन पे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, और उसकी वजह से स्पिल ओवर इफेक्ट के थ्रू बैंक पे भी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, द रिपल इफेक्ट, बिकॉज द एंड बोरोवर्स कुडंट पे बैक टू द MFIs, ठीक है, और MFI स्टार्टेड रनिंग आउट ऑफ द कैश, लिक्विडिटी कंसर्न बढ़ रहा है। सीइंग दिस मेन स्ट्रीम बैंक्स ने जो है ना पैसा ही पे करना बंद कर दिया है, मतलब देना बंद कर दिया है, लेंड करना बंद कर दिया है MFIs को, ठीक है, विदाउट बैंक फंडिंग। अगर बैंक फंड नहीं करेगा MFI को तो MFI सर्वाइव कैसे करेगा, ठीक है। या तो उसके पास एक तरीका होता है वो खुद के एसेट को यूज़ करे, ठीक है, ठीक है, वो खुद मनी यूज़ करे, खुद का मनी जो होता है ओन मनी, या वो बोरो करे, बोरो तो हो नहीं पा रहा है, और ये जो मनी है ये लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है, तो ये तो ख़त्म हो सकता है बहुत जल्दी, और ये और पैसा आ नहीं रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है टू द MFIs। तो यहाँ पर उसको ही ख़त्म करने के लिए ये 20,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन इज दिस 20,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी टू अनफ्रीज दिस पाइपलाइन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया 20,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम। आ क्रेडिट गारंटी मीन्स द गवर्नमेंट इज टेलिंग मेन स्ट्रीम बैंक्स को बोल रही है भाई आगे बढ़ो, गो अहेड और लेंड करो मनी टू दीज MFIs, ठीक है। अगर वो पे नहीं करते हैं तो हम हैं ना बैठे पीछे, ठीक है, गवर्नमेंट है, वो कवर करेगी लॉस, लेकिन कब तक, उनके टोटल फंड तक, जितना फंड है ना उससे ज़्यादा नहीं। This act as a massive safety net to it removes the risk for the big banks, restoring their confidence to open up their wallet and वो again lend करें MFIs को, ठीक है, और सर्विस करें लो इनकम इंडिविजुअल्स को। बस आगे बढ़ते हैं। द रूल ऑफ द स्कीम, जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ही हैंड आउट नहीं कर रही है गारंटी ब्लाइंडली, उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल रूल्स को इनकॉर्पोरेट किया है टू एंश्योर कि जो मनी है वो एक्चुअली में राइट प्लेस पे पहुंचे और वो एक्सप्लॉइट ना करे पुअर को। यहाँ पर डेडलाइन डाली है, एक जो गारंटी है वो उस पर्टिकुलर लोन को कवर करेगी जो बैंक MFI को सेंक्शन करते हैं ऑन और बिफोर 30 जून ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, 2026 की बात हो रही है।
दूसरी ओर कैप भी लगाया है इंटरेस्ट रेट पे। यहाँ पर बैंक्स की बात हुई है, क्योंकि बैंक्स देखो, बैंक्स जब लेंड करते हैं मनी टू एमएफआई तो वो एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर उसको कैप किया गया है। वो कैप क्या है, इंटरेस्ट रेट इक्वल होगा जो भी बेंचमार्क रेट होगा, बेंचमार्क रेट प्लस 2% का कैप है। अगर मान लो ये गलती से भी 2% 3% हो गया तो भाई वो सारी के सारे जो लोन्स हैं वो गारंटी के अंदर नहीं आएंगे, इस क्रेडिट गारंटी के अंदर नहीं आएंगे, वो स्ट्रिक्टली 2% या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। मान लो अगर बेंचमार्क रेट है 5%, ठीक है, तो टोटल जो लोन है, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% से कम होना चाहिए, 7% के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो गलती से भी 7.1 हो गया तो इसका मतलब 2.1 रहा होगा तभी हो गया, ठीक है। तो 2.1 के लिए भी गारंटी नहीं है, क्रेडिट गारंटी नहीं है। तो बैंक जो है वो एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट को चार्ज नहीं कर सकते हैं। दे आर कैप्ड एट चार्जिंग 2% ओवर देयर स्टैंडर्ड मिनिमम लेंडिंग रेट जो होता है उनका, या एक्सटर्नल बेंचमार्क बोल दो या MCLR बोल दो। देखो अब ये भी तो होता है कि जो MFIs हैं वो भी तो लेंड करते हैं किसको, लो इनकम इंडिविजुअल्स को। तो ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट है ये भी तो अफोर्डेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वो लगाया है चीप लोन्स फॉर द पीपल, मतलब पुअर पीपल फॉर MFIs। MFI जो है ये बेनिफिट इनको मिला है एक्चुअली में, उसको पास डाउन करने चाहिए टू द लो इनकम इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट। जो MFIs हैं वो लैंड करेंगे अपना जितना भी पैसा है, मनी है, टू दे एंड कंज्यूमर्स या कस्टमर्स एट द इंटरेस्ट रेट दैट इज 1% लोअर देन व्हाट दे हैव बीन चार्जिंग ओवर द पास्ट 6 मंथ, ठीक है। जो भी पास्ट 6 मंथ में एवरेज वो लोन चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, उससे -1 करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी बेनिफिट है वो आपको यहाँ पर भी एंड यूजर्स को या एंड कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। लोन स्ट्रक्चर भी बताया है, लोन जो है मैक्सिमम 3 साल का होना चाहिए, ठीक है, 3 साल का टेन्योर होना चाहिए, विच इंक्लूड्स अ 1 ईयर मोरेटोरियम पीरियड, ठीक है। एक ग्रीस पीरियड होना चाहिए जहाँ पर MFI जो है ना पैसा नहीं मांग सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मोरेटोरियम पीरियड दिया जाना चाहिए किसको, जो एंड कस्टमर्स हैं। तो जब MFI लोन देते हैं इनको, लो इनकम इंडिविजुअल्स को, तो यहाँ पर ये तो 3 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम 3 साल का होना चाहिए। इसमें से जो 1 साल है वो मोरेटोरियम पीरियड होना चाहिए, ठीक है, और वो उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, विच इंक्लूड्स 1 ईयर मोरेटोरियम। वो ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है फॉर एग्जांपल, या मान लो हेल्थ इमरजेंसी के लिए लिया होगा और अगले ही मंथ आप पैसा वापस मांगने लग जाओ, ठीक है, लो इनकम इंडिविजुअल से, तो क्या वो दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस 1 ईयर मोरेटोरियम पीरियड को इंक्लूड किया गया है। अगला क्या है, प्रोटेक्टिंग द लिटिल गाइस। जो गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर करना चाहती है कि सारा का सारा बेनिफिट सिर्फ बिगेस्ट MFIs को ही ना मिले, ठीक है, वो ये हॉग ना करें सारा का सारा मनी। तो बैंक को डायरेक्ट किया गया है कि वो एटलीस्ट 5% ऑफ दिस फंडिंग टू स्मॉल MFI जिनकी पोर्टफोलियो 500 करोड़ से कम की है, और मीडियम वाले को भी दें, मीडियम MFIs को दें एटलीस्ट 10%, जिनकी पोर्टफोलियो कितनी रहती है, बीच में रहती है 500 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में, ठीक है। तो बस इतना ही था। अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड न्यूज़ क्या बोल रही है, न्यू इनकम टैक्स फ्रेमवर्क फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, सिंपलर लॉस, मोर रिलीफ फॉर टैक्स पेयर्स बट स्ट्रिक्टर कंप्लाइंस नॉर्म, अ लीनर सिंपलर टैक्स कोड फॉर डेकेड्स। जो इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर बीइंग इनक्रेडिबली बल्की एंड कॉम्प्लिकेटेड। जो नया फ्रेमवर्क है वो एक्ट करेगा एज अ मैसिव क्लीन अप, जिसके अंदर सेक्शंस को रिड्यूस किया गया है, ठीक है, लॉ को ट्रिम डाउन किया गया है फ्रॉम ओवर, पहले कितने थे, ओवर 800 सेक्शंस थे, अब कितने बच गए, 536 सेक्शंस बस। और इसमें चैप्टर्स को भी कंप्रेस किया गया है, नियरली हाफ कर दिया गया है, पहले थे 47, अब 47 से कितने हो गए, 23 हो गए बस। गोल क्या है, मेक द टैक्स कोड इजियर टू नेविगेट और लेस प्रोन टू द लीगल एम्बिग्यूटीज। क्योंकि अगर ज़्यादा सेक्शंस होते हैं या ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं तो लीगल एम्बिग्यूटीज क्रिएट होती हैं और ग्रे एरियाज क्रिएट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं जब टैक्स कोड को नेविगेट किया जाता है या उनको एक्चुअली में प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द गुड न्यूज़ फॉर द टैक्स पेयर्स, ठीक है, यहाँ पर टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलेगा और थोड़ी पर्क्स भी हैं। जो नए रूल्स हैं वो ब्रिंग करते हैं, द न्यू रूल्स ब्रिंग सेवरल डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स किसको, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को दिए गए हैं, इवन फॉर दोज हु हैव ऑप्टेड न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है, 2 टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट दिए गए हैं, पर्क्स दिए गए हैं, या टैक्स पेयर को रिलीफ दिया गया है। और किसको दिया गया है, ओल्ड में भी दिया गया है और न्यू टैक्स रिजीम में भी दिया गया है, दोनों में दिया गया है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला ओल्ड वालों के लिए है, जो हायर HRA लिमिट है फॉर मोर सिटीज़। पहले क्या था, जो हायर HRA लिमिट थी वो सिर्फ 4 सिटीज़ में होती थी, ठीक है।
HRA क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। पहले कितना था? देखो नॉर्मली क्या होता है, इन 4 सिटीज़ के अंदर, इन 4 मेट्रो सिटीज़ के अंदर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में, यहाँ पर क्या है, कितना HRA क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, कितना HRA पे एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, वो है 50% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। और बाकी बाकी नॉन मेट्रो सिटीज़ में कितना कर सकते हैं? 40% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी एज एग्जम्पशन, ठीक है। तो ये जो लिमिट है, 50% वाली लिमिट जो है उसको एक्सपेंड कर दिया गया है और अब टोटल 8 सिटीज़ आ गई हैं। तो वो 4 सिटीज़ कौन सी ऐड हुई हैं? हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बैंगलोर, ठीक है। बैंगलोर को इसमें लिस्ट में शामिल किया गया है। तो अब टोटल 8 सिटीज़ हैं, 8 मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर HRA लिमिट को 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी एग्जम्पशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कब कर सकते हैं? जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और इसको इसलिए किया गया है क्योंकि जो बैंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है, अहमदाबाद है, ये भी अब जो है ना बहुत बड़े हो गए हैं, मैसिव हो गए हैं, एक्सपेंसिव हो गए हैं और आईटी, बड़े-बड़े आईटी और कॉर्पोरेट हब बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेंट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, ठीक है। तो भाई क्योंकि रेंट ज़्यादा हाई हो गया तो यहाँ पर HRA का रिलीफ भी मिलना चाहिए इधर और ज़्यादा मिलना चाहिए। पहले क्या होता है, नॉन वाले में कितना होता है? 40% होता है, लेकिन अब उसको 50% कर दिया है तो 10% का फ़ायदा हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या है, जो टैक्सेबल इनकम है वो अपने आप ही रिड्यूस हो गई है। तो टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होगी तो उससे क्या फ़ायदा है? सेविंग बढ़ जाएगी, ठीक है। आप अपने पैसों को ज़्यादा सेव कर पाओगे, अब उसे टैक्स के तौर पे नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कब है? जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम को यूज़ करो, ठीक है। सेकंड क्या है? पर्क्स इन द न्यू रिजीम, exemptions for employees prerequisite company provided benefits like food coupons and employers provided cars are now explicitly extended to the new tax regime। देखो नए टैक्स रिजीम को लाने का मकसद ये था कि भाई यहाँ पर एक फेयर ट्रेड ऑफ हुआ था। भाई आप जो है सारे के सारे अपने जो टैक्स डिडक्शन है या एग्जाम्पशन है उसको गिव अप करो, ठीक है, उसे गिव अप करो और उसके बदले हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो टैक्स रेट्स को लोअर करेगी, ठीक है, हर एक सेक्शन में। तो ऐसा ही किया और न्यू टैक्स रिजीम्स के अंदर जो टैक्स रेट थे उनको लोअर किया गया, लेकिन दूसरी ओर ये भी डिमांड करी गई कि भाई जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो गिव अप करेंगे अपनी सारी की सारी डिडक्शंस, ठीक है, टैक्स डिडक्शन जो है गिव अप करी जाएगी, जिसके अंदर ये जो बेनिफिट्स थे, ये कुछ बेनिफिट थे कि फूड कूपन्स और एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कार्स, इसको ऐड कर लिया था, ठीक है। ऐड कैसे कर लिया था? मतलब देखो जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, अब इसके अंदर ये जो फूड कूपन्स हैं, ठीक है, फूड कूपन्स हैं और जो एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड करी गई कार हैं, उस पे भी अब इनकम टैक्स देना पड़ता था, किसको? एम्प्लॉय को, ठीक है। कब? जब ये न्यू टैक्स रिजीम को यूज़ करे, ठीक है। तो यही ट्रेड ऑफ हुआ था, फेयर ट्रेड ऑफ था, ठीक है। अब इस चीज़ को अभी क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो न्यू टैक्स रेजिम में आ रहे हैं, इसको ज़्यादा अच्छा खासा अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि ठीक है भाई, जो हमने पहले आपसे ये वाले पर्क छीने थे, ठीक है, अब इसको वापस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड नहीं होंगे, फूड कूपन्स ऐड नहीं होंगे और एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड करी गई कार, ठीक है, जो आप बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे या पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे, उस पे भी हम कोई भी ये कंसेशनल टैक्स लगाएंगे या इनको तो टैक्स से हटा ही देंगे, ठीक है। आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी इनडायरेक्टली। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, तो इनडायरेक्टली उससे क्या होगा, आपका सेविंग बढ़ेगा, ठीक है। तो यही फ़ायदा है। यहाँ पर ये जो है ओल्ड के लिए था, ये ओल्ड के लिए, ये न्यू के लिए। अगला क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी बूस्ट। ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है, ये ईवी बूस्ट भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखो, एम्प्लॉयर है, मान लो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को जो है ना मोटर कार दी, ठीक है, मोटर कार दी, किस लिए? भाई वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करे और बिजनेसेस के लिए यूज़ करे, प्लस अपने पर्सनल के लिए भी यूज़ कर सकता है, पर्सनल यूजेस के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये कार को यूज़ कर रहा है एक्चुअली में एम्प्लॉय, तो ये इसको थोड़ा टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो एक्चुअली में टैक्स कैलकुलेट करना थोड़ा हार्ड था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट ने यूज़ किया एक फिक्स्ड वैल्यूएशन स्लैब्स को। और ये जो फिक्स्ड वैल्यूएशन स्लैब थे, ये किसके ऊपर थे? बेसिस क्या था कि भाई कार का जो है इंजन साइज़ क्या है, ठीक है। अगर कार का इंजन साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, कम है रिलेटिवली कम है तो उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कार के इंजन साइज़ पे 1 लीटर का है, 1.6 लीटर का है, तो उसके बेसिस पे जो है एक फिक्स्ड वैल्यूएशन स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। यहाँ पर अगर दूसरी ओर अगर ये ईवी हो तो ईवी में ट्रेडिशनली कोई इंजन तो होता नहीं है, ठीक है, बैटरीज होती हैं। वहाँ पर ऐसा कोई वन लीटर का या 1.6 लीटर का कोई इंजन साइज़ तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैटरीज होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले क्या था, जो पहले वाला इनकम टैक्स एक्ट था उसके अंदर कोई भी फिक्स वैल्यूएशन स्लैब ही नहीं था ईवीज़ के लिए,
ठीक है। तो अभी न्यू फ्रेमवर्क आ रहा है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया एक कंसेशनल वैल्यूएशन स्लैब। तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ईवी देता है, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज, फॉर ऑफिशियल यूज, तो जो टैक्स होगा वो थोड़ा कंसेशनल वैल्यूएशन होगा, और ये कम होगा किससे? फिक्स्ड वैल्यूएशन स्लैब से, इनसे कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि ईवी बूस्ट करना चाहते हैं। तो अब जो एम्प्लॉयर जो है अपना पैसा बचाने के लिए और एम्प्लॉय का पैसा बचाने के लिए क्या करेगा? ईवी देगा, ठीक है, मोटर कार्स नहीं देगा। इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि इन्होंने कंसेशनल वैल्यूएशन स्लैब बना दिए हैं अब ईवी के लिए भी, तो जो एचआर डिपार्टमेंट है वो ईजीली कैलकुलेट कर पाएगा, है ना, टैक्स कितना होने वाला है। और जो ओवरऑल बर्डन है, क्योंकि ये कंसेशनल वैल्यूएशन स्लैब है, तो जो ओवरऑल टैक्स बर्डन है वो भी कम हो जाएगा, एम्प्लॉय पे भी और एम्प्लॉयर पे भी, ठीक है, दोनों पे ही। तो ये फायदा है इस चीज़ का। तो इफ़ योर एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स यू विद अ मोटर कार, द रूल नाउ एक्सप्लिसिटली इंक्लूड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंडर द कंसेशनल वैल्यूएशन स्लैब, मीनिंग पेइंग टैक्स ऑन एन एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ईवी विल बी चीपर और ईजियर टू कैलकुलेट, ठीक है, सेम चीज़। आगे बढ़ते हैं। द कैच स्ट्रिक्टर रूल्स एंड डिस्क्लोजर टू प्रिवेंट द टैक्स एविजन। टैक्स एविजन को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ स्क्रूज को टाइटन अप किया है ऑन हाउ यू क्लेम दीज पर्टिकुलर बेनिफिट। नो मोर फेक रेंट रिसिप्ट। तो पहले लोग क्या करते थे, देखो पहले जो ना लोग प्रोड्यूस कर लेते थे रेंट रिसिप्ट, फेक रेंट रिसिप्ट, ठीक है, टू क्लेम दिस एचआरए। ठीक है, अब वो नहीं कर पाएंगे चीज़, ठीक है, क्योंकि थोड़े थोड़े नॉर्म्स को टाइटन किया गया है। पहले लोग क्या करते थे, मान लो मैं अपने घर पे रह रहा हूँ और घर का मालिक जो है ना मेरी मम्मी है, ठीक है, हाउस का जो ओनर है वो मम्मी है, ठीक है। तो मैं बोलता था कि भाई देखो, मैं अपनी मम्मी को जो है ना पे करता हूँ, एज अ रेंट पे करता हूँ, क्योंकि मैं मम्मी के घर में रह रहा हूँ। और उससे क्या है, वो एक फेक रेंट रिसिप्ट प्रोड्यूस करता था और उसके थ्रू एचआरए क्लेम करता था, ठीक है। तो अब ये चीज़ें ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो, एक्चुअली में आपने कोई रेंटल एग्रीमेंट में आए हो आप, तो अब क्या है, एक टैक्स पेयर को एक्सप्लिसिटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशनशिप क्या है, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और इसको डिज़ाइन किया गया है टू क्रैक डाउन ऑन पीपल जो एक्चुअली में फेक रेंट रिसिप्ट सबमिट करते थे और ये क्लेम करते थे कि वो एक्चुअली में पे कर रहे हैं रेंट टू द फैमिली मेम्बर्स विदाउट, और तब उनके पास कोई एक्चुअल रेंटल एग्रीमेंट होता ही नहीं था या कोई फाइनेंशियल ट्रांसफर होता ही नहीं था, उसके बावजूद भी वो क्लेम करते थे एचआरए, ठीक है। ऐसी चीज़ें ना हो, यहाँ पर टैक्स इवेजन ना हो ऐसी ऐसी चीज़ों में, तो यहाँ पर ये चीज़ों को लाया गया कि उन्हें एक्सप्लिसिटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा देयर लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप। शॉर्टर करेक्शन विंडो, इफ़ यू, या तो आप या आपके एम्प्लॉयर ने जब टीडीएस फाइलिंग हो रही थी या टीसीएस फाइलिंग हो रही थी तब कोई मिस्टेक कर दी हो, तो उसके लिए करेक्शन विंडो दी जाती है, तो उस करेक्शन विंडो को शॉर्टर कर दिया गया, ठीक है। तो द विंडो टू फाइल दिस पर्टिकुलर करेक्शन स्टेटमेंट, उसको पहले कितना था, पहले 6 साल मिलता था आपको, लेकिन अब क्या है, सिर्फ 2 साल कर दिया है इसको, ठीक है। तो इससे क्या है, जो नियर रियल टाइम कंप्लाइंस क्रिएट होगा, ठीक है, फोर्स होंगे हम उस पर, वो करना पड़ेगा हमको, और 2 साल के अंदर अंदर हमें सारी सारी करेक्ट करनी पड़ेंगी, अगर हमने नहीं किया तो हम पे और क्लेम और ज़्यादा पेनल्टीज लगेंगी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यही था। Tougher standards for CAs and auditors. The government is placing a heavy burden of responsibilities on financial professionals, जिसमें CA हो गए, and auditors to ensure corporate compliance, कि वो इंटैक्ट रहे। ठीक है, पहले क्या होता था, अगर कोई कंपनी फ्रॉडुलेंट टैक्स रिटर्न फाइल करती थी या मैनिपुलेट करती थी अपनी वैल्यूएशन को, तो गवर्नमेंट जो है इनको ही पकड़ती थी, कंपनी को पहले पकड़ती थी, गवर्नमेंट कंपनी को पहले पकड़ती थी। पर एक्चुअली में जो कंपनी की जितनी भी फाइल्स हैं, जो भी फ्रॉडुलेंट टैक्स रिटर्न किया है उन्होंने फाइल, उसको अप्रूव किसने किया है? फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स ने, सीए ने किया होगा अप्रूव, ठीक है, वैलिडेट ये करते हैं। फिर क्रॉस चेक किसने किया है? ऑडिटर ने किया है, तो चेक ये करते हैं। अगर ये अपना काम सही से करते हैं तो गवर्नमेंट को इन्हें पकड़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपनी फ्रॉडुलेंट टैक्स रिटर्न करते ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्ट्रिक्टर और टफर स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं सीएस के लिए। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट है हार्ड थ्रेशोल्ड फॉर कॉम्प्लेक्स वर्क, नॉट जस्ट एनी सीए, ठीक है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन साइन ऑफ ऑन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लाइक फेयर मार्केट वैल्यूएशन और ट्रांसफर प्राइसिंग एनीमोर, ठीक है, नहीं कर सकता है कोई भी। तो उसमें कुछ रूल बनाए गए हैं। पहले ये देखते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है फेयर मार्केट वैल्यूएशन, ये क्या होता है, और फिर कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट अलाउड है कि वो एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं और कौन से नहीं है, ठीक है, उनमें थोड़ा डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है। ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर प्राइसिंग, ठीक है, आप मान के चलो एक एमएनसी है, ठीक है, एमएनसी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं और 2 ब्रांच को लेकर चलते हैं। एक ब्रांच है इंडिया में और एक ब्रांच है मॉरिशियस में, ठीक है, ये हमारी इंडियन वाली ब्रांच हो गई, इंडिया ब्रांच B1, और ये हो गया हमारा ब्रांच 2 मॉरिशियस में, मॉरिशियस। और ये जो ब्रांच 1 है, ये जो ना सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, ठीक है, और ये कोई पर्टिकुलर कंपनी है, ठीक है, और मान लो इसको कुछ ज़रूरत पड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज की,
तो ये इधर उधर कंपनी को तो सर्च नहीं करेगी, ये अपनी B1 ब्रांच की तरफ जाएगी, ठीक है, और इनसे बोलेगी देखो भाई तुम जो है ना हमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज दो। तो इसी को, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि यहाँ पर एसेट ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ एसेट, ठीक है। अभी एसेट क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर सर्विस है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, ठीक है। मान लो इन्होंने बोला कि यार हमें जो है ना एक वेबसाइट बना के दे दो आप, ठीक है। तो ये इसको अप्रोच करेगी B1 को और बोलेगी कि भाई एक पर्टिकुलर वेबसाइट चाहिए, इसी को ही बोल रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफर एसेट। तो जब इस B1 ने इसको बना के दिया एक वेबसाइट B2 को, तो ये कुछ पैसे देगी इसको, ठीक है, मनी देगी, ठीक है। ये डिमांड तो करेगी ना कि भाई हाँ भाई हम जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में कुछ वर्थ का है, कुछ पर्टिकुलर वर्थ का है, ठीक है। तो आपको वो जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा, इवन दो हम सेम ही कंपनी के पार्ट हैं, लेकिन आपको तब भी करना पड़ेगा भाई, ऐसी तो अपना बिजनेस रन कर पाएगी ना, ऐसी तो अपना बिजनेस रन कर पाएगी ना, ठीक है भाई। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है, ठीक है, एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, प्रॉफिट जनरेट करना पड़ता है अपने FPIs को खुश करने के लिए, FDIs को खुश करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट करना पड़ता है, आपको बिजनेस करना पड़ता है, आप फ्री में तो दे नहीं सकते। तो ये जो आपने ट्रांसफ़र किया है एसेट, इसकी कुछ प्राइसिंग होगी, ठीक है। तो वो वही बोलते हैं ट्रांसफ़र, इधर लिख देता हूँ, ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो नॉर्मली क्या होता था पहले, क्योंकि ये है एक भाई बहनी, तो ये जो है ना इससे कम पैसा डिमांड करते थे। मान लो जो एसेट जो ट्रांसफ़र किया है इसकी वर्थ जो है 100 रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन ये बोलते थे देखो भाई 70 रुपये दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या होती थी, इनका बिजनेस बन गया, ठीक है, आराम से इन्होंने बिजनेस कर लिया कम भाव में, ठीक है, MNC को फ़ायदा हुआ, ठीक है, इसको भी कुछ प्रॉफिट हुआ, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है या रेवेन्यू है, वो तो गिर गया ना, ठीक है। 100 रुपीज़ का मटेरियल आपने ट्रांसफ़र किया, लेकिन उस पर 70 रुपये ही लिया आपने, ये तो जानबूझ के किया ना आपने। तो आपने जो प्राइसिंग करी है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग करी है, वो सही नहीं करी है, तो वहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पे नहीं करी है, ठीक है। अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आता है फेयर मार्केट वैल्यूएशन। जो फेयर मार्केट वैल्यूएशन है, जो उस पर्टिकुलर शेयर का फॉर एग्जांपल, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसका जो फेयर वैल्यू है, वो उसका जो असली वर्थ है, आपने वो डिमांड ही नहीं किया, ठीक है। आपने झूठा डिमांड किया, आपने उसको टैक्स को इवेट करने के लिए काम किया। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर B1 ब्रांच का अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट कम होगा, तो भाई टैक्स भी तो कम हो जाएगा उस पे, और उससे क्या लॉस होगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे करी है, फेयर मार्केट वैल्यूएशन करी है नहीं करी है, उसके बेसिस पे, है ना। तो ऐसे करके जो है ना, थ्रू दिस ट्रांसफर प्राइसिंग, ये जो MNC है ना प्रॉफिट कमाती थी और टैक्स को कर देती थी इवेजन, टैक्स इवेजन हो जाता था इससे, ठीक है। तभी एक फेयर मार्केट वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन ये ईजी नहीं है इतना, बिकॉज एक फेयर मार्केट वैल्यूएशन नहीं होती थी, और गवर्नमेंट का इन द एंड जो इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स रिटर्न है, मतलब जिसको टैक्स रेवेन्यू मिलने वाला है, वो तो मिला ही नहीं, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट को लॉस हो गया। अब यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है देखो भाई तुम हमारे इंडिया में आके काम कर रहे हो, ठीक है, और हमारी जो स्कीम्स है उसको यूज़ भी कर रहे हो और हमें कुछ दे नहीं रहे, ठीक है, तुम ये ट्रांसफर प्राइसिंग का गेम खेल के और फेयर मार्केट वैल्यूएशन ना करके मज़े ले रहे हो, और हमें लॉस हो रहा है। तो इसमें क्या है, पंगे रहते थे। जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो पंगे करता था MNCs के पास जाके कि भाई तुमने यार ये फेयर मार्केट वैल्यूएशन नहीं किया, ऐसे किया वैसा किया, ठीक है, और उनको लिटिगेशन प्रोसेस में घसीट लेता था। तो उसके अलग पंगे, ठीक है, ये अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि लिटिगेशन प्रोसेस टाइम लेती है, और इनका पैसा जो है ना यहाँ पर लॉक हो जाता था। इन द एंड ना गवर्नमेंट को पैसा मिला, कुछ पैसा ही नहीं मिला, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ही नहीं आया, क्योंकि लड़ाई में, यहाँ पर लड़ाई में लिटिगेशन प्रोसेस में घुस गए, तो डिले होती गई प्रोसेस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन निकाला कि भाई देखो हम यूज़ करते हैं सेफ हार्बर एक मेथड। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है सेफ हार्बर मेथड को, ठीक है। सेफ हार्बर में गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है तुम ट्रांसफ़र प्राइसिंग करो, ठीक है, अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट को आपको लेना होगा वहाँ से, ठीक है, प्रॉफिट आपको लेना होगा। और वो मान लो अगर आप सर्विस दे रहे हो सॉफ्टवेयर की, तो आपको उस पर इतना % लेना होगा, ठीक है, कुछ X% लेना होगा, आप कुछ और सर्विस दे रहे हो उस पर Y% लेना होगा, ऐसे करके डिफाइन कर दिया गवर्नमेंट ने। क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है, और अगर अब कोई कंपनी ऐसे ट्रांसफर प्राइसिंग करती है और इस पर्टिकुलर वैल्यू पे करती है, ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई हमारा जो टैक्स डिपार्टमेंट है ना आपसे लड़ाई नहीं करेगा, आपसे कोई आर्ग्यू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने ये जो लिमिट्स हैं इनको फुलफिल किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट आपसे नहीं लड़ेगी, और जो भी आप फिर टैक्स फाइलिंग करोगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये लिटिगेशन प्रोसेस नहीं होगी फिर, ठीक है, ये फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने एक सेफ हार्बर मेथड को लाया गया। तो आपको समझ आया कि प्रॉब्लम कहाँ पर हुई। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई
ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग था और एसेट ट्रांसफ़र था, यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइनिंग होती है, ठीक है? इधर आके डॉक्यूमेंट साइनिंग होती है। इसको वेरीफाई कौन करता है इन सब चीज़ों को? इन सब चीज़ों को वेरीफाई कौन करता है, चेक कौन करता है? यहाँ पर ही आते हैं गेम किसका? सीएस का और ऑडिटर्स का। पहले क्या खुद के प्रॉफिट के लिए या प्रेशर में आके ये लोग जो है ना साइन कर देते थे। अगर कोई छोटा-मोटा इनएक्सपीरियंस होता था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया? रेवेन्यू और एक्सपीरियंस मैंडेट कर दिया। टू डू दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स वर्क, अगर आपको ये साइन ऑफ करना है, ऐसी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स को साइन ऑफ करना है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को साइन ऑफ करना है, तो सीए के पास एटलीस्ट 10 ईयर का जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? और अगर वो इंडिविजुअल सीए है, तो उसका जो एनुअल रिसिप्ट है, जो एनुअल उसकी सैलरी समझ लो, ठीक है? वो जो पैसा कमाता है वो 50 लाख होना चाहिए, मिनिमम 50 लाख होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो सीए है, अगर वो किसी फर्म में काम करता है, ठीक है? तो उस फर्म का एटलीस्ट 3 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू होना चाहिए इनडायरेक्टली, ठीक है? रिसिप्ट होनी चाहिए उसके पास। तभी वही सीए इन कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ को ज़रूर डाला गया और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा देखो, नीचे चलते हैं। वीड आउट होने लग गए। फ़ायदा यही है कि वीडिंग आउट हो गया। वीडिंग आउट द फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स। पहले कंपनी क्या करती थी? कुछ इनएक्सपीरियंस लोगों को ले लेती थी, ठीक है? सीएस को लेती थी, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता नहीं था, ठीक है? वो समझ नहीं पाते थे कि भाई टैक्स लूप होल कहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इससे, ठीक है? जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इन द एंड प्रॉब्लम आएगी, कंपनी फ्रॉडुलेंट टैक्स रिटर्न फाइल कर देगी गलती से। उनको पता ही नहीं होता था ये सब चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक है? वीडिंग आउट कर दिया किसको? फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को, जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है? उनको भाई पहले थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आओ, थोड़ा एक्सपीरियंस बनो, इन कॉम्प्लेक्स जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है उनमें थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आओ, तब जाके आप काम करना है ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर कंडीशन से ये चीज़ हेल्प करी गई, वीड आउट किया गया फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को। दूसरा क्या किया गया भाई, कभी-कभी ऐसा होता था कि जो कॉर्पोरेट होती थी, जानबूझ के हायर करती थी इन छोटे-छोटे इनएक्सपीरियंस सीएस को। अब क्यों? क्योंकि अगर कभी भी ये डॉक्यूमेंट साइन कराना हुआ तो फोर्स करती थी इनको, प्रेशर करती थी, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है? तुम साइन कर दो, कोई नहीं होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कब से करते आ रहे हैं, ऐसा-ऐसा बोलती थी, ठीक है? तो इससे वो बंदा जो है साइन कर देता है, लो भाई, ले जाओ, हमारी नौकरी बच गई और हमें पैसा ही मिल गया, ऐसे करके, ठीक है? और जो रेपुटेटेड फर्म्स होती हैं ना, या रेपुटेटेड बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं करते। उनको पता है कि भाई अगर ज़रा-सा भी नाम खराब हुआ तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो वो ऐसे काम नहीं करते हैं वो। और वो प्रेशर में भी नहीं आते आसानी से, ठीक है? तो इसीलिए जो है ना ये पर्टिकुलर लिमिट्स को सेट किया गया, ठीक है? कि दिस एंश्योर कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हाइली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल ही ऐसे क्रिटिकल कॉर्पोरेट टैक्स सर्टिफिकेशंस को हैंडल करें। नॉर्मल वाले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वाले कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो हार्ड वाली चीज़ें हैं, जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपीरियंस चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और अगर इंडिविजुअल सीए है, तो उसकी 50 लाख की सैलरी काइंड ऑफ होनी चाहिए, उसका एनुअल रिसिप्ट होना चाहिए और दूसरी ओर वो हाइली एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ठीक है? सेम चीज़। और अगर सीए में अगर वो फर्म में काम करता है, तो उस फर्म का जो टोटल रिसिप्ट है, वो एटलीस्ट 3 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई, ठीक है? यहाँ तो हमने सीएस के बारे में बात की है। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। ऑडिटर्स आर नाउ एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द फॉरेन टैक्स क्रेडिट एंड एक्टिवली फ्लैग करेगा वो डुप्लीकेट पैन कार्ड इश्यूज़ को, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ पहले, है ना? फॉरेन टैक्स क्रेडिट, तो देखो इसमें क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, ठीक है? वो बिज़नेस कर रही है बाहर फॉरेन में। तो फॉरेन वाले लोग जब मान लो इसमें प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर जो फॉरेन, वहाँ पर भी कुछ टैक्सेस होंगे, टैक्सेस नॉर्म होंगे। तो ये बंदा जो है मान लो फॉरेन में टैक्स पे करके आ गया, यहाँ पर पेड आ गया, ठीक है? इधर पेड आ गया। अब ये प्रॉफिट को इंडिया में लेके आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में लेके आ रहा है, तो इंडिया की गवर्नमेंट देखेगी भाई इतना पैसा इंडिया में है, लगाओ इस पर टैक्स। लेकिन ये बोलेगा नहीं भाई देखो, अकॉर्डिंग टू माई फाइलिंग मैंने जो है ना वहाँ पर टैक्स पे कर दिया है, तो डबल पे क्यों करूँ मैं? तो बोलेगा इंडिया को कि भाई आप जो है ना मुझे फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे दो, फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे दो, क्योंकि मैं पहले से ही फॉरेन में पे करके आ चुका हूँ, जो भी मैंने बिजनेस किया वहाँ पर उस पर मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया है, क्योंकि मैंने बिजनेस वहाँ पर किया था तो मुझे वहाँ पे करना था। अब आप यहाँ पर आके भी पे करवाओगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ मेरा? ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है हम आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पर पे किया है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता था, ये झूठ बोलता था, ठीक है? ये कैसे सीए को हायर कर लेता था कि भाई तू जो है ना साइन मार दे इधर और वेरीफाइड कर दे डॉक्यूमेंट को, और ये मैं यहाँ पर गवर्नमेंट को दे दूंगा और मेरे को फ्री में टैक्स क्रेडिट मिल जाएंगे और मैंने यहाँ पर पे ही नहीं किया।
ठीक है। तो अब गवर्नमेंट बोल रही है कि देखो भाई, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक चीज़ को वेरीफाई करे, सारे के सारे टैक्स क्रेडिट को वेरीफाई करे, और जो सी है यहाँ पर वो भी उसको वेरीफाई करे कि भाई एक्चुअली में इसने यहाँ पे किया है। अगर यहाँ पर पे किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, और जितना भी बचा हुआ क्रेडिट बचा हुआ टैक्स होगा वो पे हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वेरीफाई तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई, फॉरेन टैक्स क्रेडिट वेरीफाई होना चाहिए। दूसरा क्या है, बहुत सारी कंपनीज जो ना अलग अलग फॉर्ज करती हैं अपने पैन कार्ड को और उस पर बिजनेस करती हैं। ठीक है, जिससे उनका जो बिजनेस है, उनका प्रॉफिट है इतना बड़ा नहीं दिखता एक पैन कार्ड पे, क्योंकि बहुत सारे पैन कार्ड होते हैं वहाँ पर, तो उससे क्या है, टैक्स इवेजन हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑडिटर है उसका एक काम दे दिया गया कि भाई तुम ये जो डुप्लीकेट पैन कार्ड है ना, इसको भी एक्टिवली सर्च करते रहो और उसको फ्लैग कर दो, और फिर हम देख लेंगे, फिर गवर्नमेंट देख लेगी। ठीक है, फिर हम इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि आपने अपना काम सही से किया। तो उससे क्या है, जो कंपनीज हैं ये फ्रॉडुलेंट टैक्स रिटर्न नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, टैक्स फाइलिंग नहीं कर पा रही हैं, प्लस अपने मार्केट की जो उनकी मार्केट वैल्यूएशन है उसको भी फोर्ज नहीं कर पा रही है, ठीक है, मैनिपुलेट नहीं कर पा रही है। तो ये फायदा है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग ग्लोबल लूप होल्स, ये जो न्यू इनकम टैक्स फ्रेमवर्क है ना, वो एक्चुअली में रूल्स को टाइटन कर रहा है अराउंड क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन, एफपीआईज एंड इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट। इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है ग्लोबल लूप होल्स को, और ब्रिंग कर रहा है क्लियर डेफिनेशंस फॉर थिंग्स लाइक एसीपी क्या होता है, उसमें थोड़ी डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और रेसिडेंसी रूल क्या है उसमें भी थोड़ा इंक्रीज कर रहा है और थोड़ी डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। ये एसीपी क्या होता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं, ठीक है, फॉरेन कंपनीज हैं, वो इंडिया में बिजनेस तो कर रही हैं लेकिन उनका कोई फिजिकल एसेट नहीं है। ठीक है, फिजिकल एसेट नहीं है, ऑफिस नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिस नहीं है, इंडिया में नहीं है, लेकिन तब भी वो है, वो जो कंपनी है वो इंडियन ऑडियंस से पैसा बना रही है, इंडियन ऑडियंस से। ठीक है, जो इनके टारगेट्स हैं वो इंडिया है। तो ये लोग जो फॉरेन कंपनीज है वो बोलती हैं देखो भाई, हमारा कोई फिजिकल एसेट तो है नहीं आपकी कंट्री में, तो हम क्यों टैक्स पे करें। तो ये टैक्स पे नहीं करती थी, क्योंकि बोलती थी हमारा कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ही नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है देखो भाई, तुम्हारा कोई यहाँ पर माना फिजिकल एसेट नहीं है, कोई फिजिकल ब्रिक और मोटार एसेट नहीं है या ऑफिस नहीं है इधर, माना, लेकिन आप जो है बिजनेस किससे कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो इंडिया से, इंडिया की ऑडियंस उसमें इन्वॉल्व है, मोस्टली पार्ट इंडिया है। ठीक है, टारगेट ऑडियंस इंडिया है, आप बिजनेस कर रहे हो इंडिया से और आप हमें टैक्स नहीं दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो गवर्नमेंट बोल रही है देखो भाई, इवन दो आपका कोई फिजिकल एसेट नहीं है, लेकिन आप अगर बिजनेस करोगे इंडिया से और उसमें ज़्यादा ऑडियंस जो है वो इंडियन ऑडियंस होगी, तो आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, आपको पे करना पड़ेगा टैक्स उसके बेसिस पे। ठीक है, इस रूल को बनाया गया। और रेसिडेंसी रूल भी बताया गया। भाई ये रूल ये डिफाइन करता है कि भाई जो फॉरेन एंटिटी है वो कब लीगली रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी फॉर टैक्स पर्पसेस। ठीक है, उसमें ये डेफिनेशन दी गई, प्लस एक होल्डिंग टाइम भी बताया गया। मान लो कुछ एफपीआईज हैं, वो होल्ड करके रखते हैं बहुत सारी सिक्योरिटीज़ को, ठीक है, शेयर्स को, स्टॉक्स को, तो वो कितने टाइम तक उनको होल्ड करना पड़ेगा कि उनको कुछ टैक्स बेनिफिट मिले, तो वहाँ पर वो भी डिफाइन किए गए। ठीक है, वहाँ पर उनके डेफिनेशंस को क्लियर किया गया। ठीक है, दिस अलाइंस इंडियाज टैक्स सिस्टम विद स्ट्रिक्टर ग्लोबल एंटी टैक्स अवॉइडेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूज़ क्या है, भारत औद्योगिक विकास योजना, भव्य स्कीम। भारत औद्योगिक विकास योजना ये एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है अप्रूव बाय यूनियन कैबिनेट इन मार्च 2026। इसमें कितना बजट दिया गया है इसको, 33,660 करोड़ रुपीज़। गोल क्या है इसका, प्राइमरी गोल क्या है, टू टर्न इंडिया इनटू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बाय डेवलपिंग, इसमें डेवलप क्या करेंगे, 100 वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क क्रिएट करेंगे। ठीक है, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क क्रिएट किए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री बिटवीन, इसमें टाइमलाइन क्या है, 2026 से 2032 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम, हिस्टोरिकली जब आप सेटअप कर रहे होते हो एक फैक्ट्री को इन इंडिया में, इसका मतलब आप बहुत सारी चीज़ों से डील करते हो। ठीक है, ईयर्स ऑफ रेड टेप से आप डील करते हो और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से आप डील करते हो, बहुत टाइम लगता है उसमें। ठीक है, उसमें आपको एक्वायर करनी पड़ती है लैंड, उसमें टाइम लगता है, प्लस आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होते हैं, कुछ रेगुलेटरी क्लियरेंस चाहिए होते हैं। ठीक है, उसमें टाइम लगता है, यूटिलिटीज़ चाहिए होती हैं, मान लो आपको पावर चाहिए, आपने फैक्ट्री लगा तो दी, ठीक है, उसे बना दिया, अब पावर ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो करोगे क्या। ठीक है, चलाओगे कैसे, फैक्ट्री को रन कैसे करोगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम अलग से। वाटर कनेक्शन नहीं है, कुछ एसेंशियल यूटिलिटीज़ होती हैं जो होनी ज़रूरी है। ठीक है, वाटर उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो वाटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक फैक्ट्री के अंदर एक फायर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो फायर डिपार्टमेंट को क्लियरेंस नहीं मिलेगा अगर वाटर नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ों में वाटर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, एम्प्लॉय यूज़ करते हैं वाटर को।
ठीक है। तो अगर वाटर नहीं होगा तो बहुत दिक्कत है, एक ऐसी यूटिलिटी है जो इंपॉर्टेंट है। तो भव्य स्कीम क्या करती है, ये इंट्रोड्यूस करती है एक प्लग एंड प्ले मॉडल को, जहाँ पर गवर्नमेंट आपको, कंपनी इसको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। लैंड क्लियरेंस देगी, ठीक है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस देगी, सारे के सारे प्री अप्रूव लैंड देगी जिसमें रेगुलेटरी क्लियरेंस होंगे, ठीक है, और सारी की सारी एसेंशियल यूटिलिटीज़ पहले से ही बिल्ट इन होंगी। आपको क्या करना है, एक बिजनेस को क्या करना है, एक कंपनी को क्या करना है, एक कंपनी को स्पेस को लीज पे लेना है, ठीक है, अपनी मशीन को लेके आना है, प्लग इन करना है और एकदम स्टार्ट कर देनी है प्रोडक्शन, ठीक है, स्टार्ट प्रोडक्शन इमीडिएटली, इसको प्ले बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लग इन एंड प्ले इकोसिस्टम, ठीक है। ये ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा द टाइम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंटेंडेड जो एक्चुअली में आनी चाहिए थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, ठीक है, और नहीं आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये भव्य स्कीम जो है टाइम को रिड्यूस करने का एक तरीका है, ठीक है, मतलब वो सीधे टाइम रिड्यूस नहीं कर रहा है, ऐसे करके रिड्यूस कर रहा है प्लग इन प्ले के थ्रू। 3 टियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये जो स्कीम है ना, सिर्फ और सिर्फ लैंड क्लियर करके नहीं देगी, ये बिल्ड करेगी पूरा का पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम। 33,660 करोड़ रुपीज़ का जो बजट है ना, वो यूज़ किया जाएगा टू फंड 3 डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन दिस पार्क। उन पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा 3 डिफरेंट लेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें पहली लेयर क्या है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके अंदर क्या है, इंटरनल रोड्स बनाई जाएंगी, ठीक है, और हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा, वाटर सप्लाई दी जाएगी, हैवी ड्यूटी ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और एसटीपीज बनाए जाएंगे टू मैनेज द इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक फैक्ट्री को रन करने के लिए, ठीक है, मतलब यूटिलिटीज़ में आता है, यूटिलिटीज़ इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज़ है। फिर वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया जाएगा उस पार्क के अंदर। तो ये पार्क फीचर करेंगे रेडी बिल्ट फैक्ट्री शेड्स, टेस्टिंग लेबोरेटरीज और स्पेशलाइज वेयर हाउसिंग, ठीक है। मान लो एक फैक्ट्री है और उसका वेयर हाउस 100 किलोमीटर दूर है, तो क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। तो उस इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर इस फैक्ट्री के लिए स्पेशलाइज वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी और बिल्ड टू स्वीट यूनिट्स भी बनाई जाएंगी। इसमें क्या है, ये एक्चुअली बनाई जा रही हैं टू हेल्प द एमएसएमईज और स्टार्टअप जो एक्चुअली में लार्ज फैसिलिटीज़ को स्क्रैच से नहीं बना सकते, ठीक है, तो उनको बिल्ड टू स्वीट एक यूनिट्स बनाई जाएंगी। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा, रिकॉग्नाइजिंग दैट अ वर्क फोर्स को भी तो आसपास रहने के लिए जगह चाहिए होगी, तो ये पार्क जो है इंक्लूड करेंगे इंटीग्रेटेड वर्कर हाउसिंग, हेल्थ सेंटर्स और बेसिक कमर्शियल अम्यूनिटीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड एक्सटर्नल कनेक्टिविटी। देखो, इन पार्क को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक हैवी फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड करा रही है टू द डेवलपर्स। इसमें एक इंटरनल ग्रांट की बात हुई है, जो सेंटर है वो प्रोवाइड कराएगी एक फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ अप टू 1 करोड़ रुपीज़ पर एकड़। देखो, 1 करोड़ रुपीज़ पर एकड़ टू बिल्ड द इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने बात करी थी ना, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे थे, 3 लेयर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा था, वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर था, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था। इसको बनाने के लिए जो डेवलपर्स हैं उनको मिलेगा फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ अप टू 1 करोड़ रुपीज़ पर एकड़, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, भाई कोई भी इंडस्ट्रियल पार्क यूजलेस है, तब तक यूजलेस है अगर कोई यहाँ पर ट्रक नहीं आए, ठीक है, कोई लॉजिस्टिक चीज़ें ना हो। तो जो स्कीम है वो फंड करेगी अप टू 25% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट स्पेसिफिकली फॉर एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब हाईवे बनाएगी, रेल लिंक क्रिएट होंगे, ठीक है, यूटिलिटीज़ लाइन करी जाएंगी जो एक्चुअली में नीडेड है टू कनेक्ट द पार्क टू द नेशनल ग्रिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्केल एंड लैंड रिक्वायरमेंट। The government is looking for massive scale to create dedicated industrial cluster, but they have made some exceptions for varying geography. अगर इंडस्ट्रियल पार्क जो हैं वो जनरल स्टेट्स के अंदर बन रहे हैं, जीएस के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं वो कितने एरिया में बनने चाहिए, मिनिमम 100 एकड़ में होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ अनएंकम्बर्ड लैंड। लेकिन अगर हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बन रहे हैं तो वहाँ पर क्योंकि लैंड जो है फ्लैट नहीं होती, ठीक है, बहुत कम होती है, तो वहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 25 एकड़ की। लेकिन मैक्सिमम साइज़ को जो है ना कैप किया गया है, वो पार्क जो है वो स्केल अप कर सकते हैं कब तक, जब तक उनकी 1000 एकड़ लैंड ना हो जाए, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल जोन है या इंडस्ट्रियल पार्क है वो मिनिमम 100 एकड़ का होना चाहिए और मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, 1000 एकड़ तक जा सकता है, ठीक है। नोटेबली बोथ इसके अंदर कौन से पार्क्स को इंक्लूड किया गया है, ग्रीन पार्क को भी, जो कि न्यू पार्क्स हैं, और ब्राउन फील्ड अपग्रेड हो रहे हैं, अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग और आउटडेटेड इंडस्ट्रियल जोन को, ठीक है। सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। आगे बढ़ते हैं, द चैलेंज मोड सिलेक्शन प्रोसेस। देखो, हर एक स्टेट या सिटी को जो है ना ये पार्क नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना कॉम्पिटिटिव चैलेंज मोड को यूज़ कर रही है। यहाँ पर स्टेट को सबमिट करना पड़ेगा प्रपोजल, ठीक है, फिर वो जज होंगे बेस्ड ऑन कि कितनी
इन्वेस्टमेंट रेडी है उनकी लैंड, ठीक है, उस स्टेट की लैंड, और कितना अच्छा रिफॉर्म ओरिएंटेड है स्टेट का बिजनेस पॉलिसीज, ठीक है, कितनी अच्छी उन स्टेट की बिजनेस पॉलिसीज हैं, ठीक है। दिस फोर्स स्टेट टू प्रोएक्टिवली इंप्रूव देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है, स्टेट को, अगर उनको ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क चाहिए, वैसी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, यह स्टेट बिजनेस पॉलिसीज को चेंज करना पड़ सकता है जस्ट टू विन द सेंट्रल फंडिंग। यहाँ पर क्या है, NICDC, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो एक्ट करेगी एज अ नोडल एजेंसी, क्रिएट करेगी SPVs, स्पेशल पर्पस व्हीकल, इन पार्टनरशिप विद द विनिंग स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डेवलपर्स टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमने कई बार पढ़ रखा है कि SPVs होते क्या है, ठीक है, एक्चुअली में वो रिस्क को आइसोलेट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबिलिटी एंड PM गति शक्ति इंटीग्रेशन, ये जो पार्क्स इनको डिजाइन किया जाएगा एज अ फ्यूचर प्रूफ एंड हाईली एफिशिएंट पार्क्स। यहाँ पर नो डिग पॉलिसीज और एनवायरनमेंट जैसी पॉलिसीज को यूज़ किया जाएगा, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, पावर, वाटर, इंटरनेट, उनको हाउस किया जाएगा यानी इंटीग्रेटेड विद अंडरग्राउंड यूटिलिटी कॉरिडोर्स के साथ, ठीक है। अगर कोई पाइप बस्ट होता है या किसी केबल को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है या मेंटेनेंस करनी है, तो मेंटेनेंस हो सकती है, कैन बी डन विदाउट डिगिंग द रोड और डिस्टर्बिंग द फैक्ट्रीज ऑपरेशन। ग्रीन एनर्जी, ये जो पार्क है प्रायोरिटाइज करेंगे सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज को और प्रमोट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन को। PM गति शक्ति, ये लोकेशन है वो अलाइन करेगी विद द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान टू इंश्योर कि सीमलेस और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बनाई जा सके, जिसकी वजह से ईज एक्सेस मिलेगा टू पोर्ट्स, रेलवे एंड हाईवेज। दैट्स ऑल, है ना। जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक टारगेट्स, बाय एलिमिनेटिंग एंट्री बैरियर्स फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स एंड MSMEs, जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई बहुत बड़ा मैसिव इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है ये भव्य स्कीम, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट जॉब्स, ये जो 100 पार्क्स हैं प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कितना जॉब क्रिएट करेंगे, 15 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, मिलियंस ऑफ एडिशनल जॉब भी क्रिएट होंगी, किसमें, लॉजिस्टिक में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, लोकल सर्विसेज में और कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो अभी के लिए ये स्कीम को इतना ही करते हैं, अगर फ्यूचर में कुछ और आता है इसके ऊपर तो हम अच्छे से डिस्कशन और करेंगे इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं फोर्थ न्यूज़ की तरफ। फोर्थ न्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट रिवैम्प्स PM इंटर्नशिप स्कीम विद हायर स्टाइपेंड, वाइडर एलिजिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल हायरिंग अहेड ऑफ द फेज 3 रोल आउट। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है कुछ मेजर चेंजेस टू द PM इंटर्नशिप स्कीम, हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसमें चेंजेस डिस्कस करेंगे अहेड ऑफ इट्स फेज 3 रोल आउट। आफ्टर फेसिंग इनिशियल चैलेंजेस, पहले क्या थे, पहले जो फेज 1 में और फेज 2 के अंदर चैलेंजेस थे, हाई ड्रॉप आउट रेट्स थे, ठीक है, लोअर देन एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसने सिग्निफिकेंटली रिलैक्स किए हैं कुछ रूल्स में, ठीक है, रिलैक्सेशन किया है टू मेक द प्रोग्राम मोर अट्रैक्टिव, कि भाई जो प्रोग्राम है ये पर्टिकुलर स्कीम है ज़्यादा अट्रैक्टिव हो पाए टू बोथ कंपनीज एंड यंग प्रोफेशनल। तो देखते हैं क्या चेंजेस किए हैं। मेजर बेनिफिट्स फॉर कैंडिडेट, टू ड्रॉ मोर एप्लीकेंट, कि और ज़्यादा एप्लीकेंट्स आएँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ईज किया है रिस्ट्रिक्शंस को और इंक्रीज किया है द फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखो हायर स्टाइपेंड, पहले कितना स्टाइपेंड मिलता था, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये, अब उसको कितना कर दिया है, 9,000 रुपये कर दिया है, ठीक है। तो नियरली डबल किया है, नियरली डबल। वाइडर एज ब्रैकेट, पहले कितना एज अलाउड था, 21 से 24, बस इतना ही था, ठीक है। अभी उस जो एलिजिबिलिटी विंडो है उसको एक्सपेंड किया गया है, अब कैंडिडेट 18 एज से 25 एज तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस डिग्री अब अलाउ कर दी गई है, पहले अलाउ नहीं थी, ठीक है। तो अर्लियर फेज में ये स्कीम जो है स्ट्रिक्टर थी एजुकेशनल कैप को लेके, अभी पोस्ट ग्रेजुएट या MBA होल्डर्स भी एलिजिबल हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर, ठीक है, और ज़्यादा लोग आएंगे। फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन, इंस्टीड ऑफ अ स्ट्रिक्ट, पहले क्या था कि 1 साल की कमिटमेंट होती थी कि भाई जो बंदा है उसे 1 साल काम करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ठीक है, और जो एम्प्लॉयर है उसको भी देनी पड़ेगी 1 साल की कमिटमेंट। तो जो इंटर्नशिप है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया गया है, उसके ड्यूरेशन को फ्लेक्सिबल किया गया है। इंटर्नशिप विल नाउ रन फॉर 6 और 9 मंथ, ठीक है। दिस चेंज वॉज मेड स्पेसिफिकली टू अकोमोडेट द ऑपरेशनल नीड ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। भाई कंपनी को ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ उसको 6 महीने की ज़रूरत है या 9 महीने की ज़रूरत है, आप पूरे 1 साल की कमिटमेंट कर रहे हो, तो बाकी के 3 महीने, बाकी के 6 महीने वो बंदा बैठा रहेगा खाली, ये कोई ऑपरेशनल नीड ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो चेंजेस है इसको किया गया है इसलिए टू अकोमोडेट द ऑपरेशनल नीड ऑफ द सर्विस सेक्टर कंपनीज, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ईज रूल फॉर कंपनीज, ये स्कीम है अपने नेट को ब्रॉडनिंग अप कर रही है, इंक्लूड कर रही है वाइडर वैरायटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर्स को, कि बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर्स आएँ, इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएं, ठीक है, इंटर्न्स को, और जॉब दें, ठीक है। पहले कहते हैं स्कीम थी बहुत ज़्यादा रिलाई करती थी, सोली रिलाई करती थी ऑन ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट जाइंट, ऐसा क्यों, क्योंकि पहले था CSR मैंडेट,
जो भी कंपनी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती थी वो टाइड थी टू इट्स CSR स्पेंडिंग ऑब्लिगेशंस। ये क्या होती हैं? देखो यहाँ पर क्या है, कंपनी का पास्ट 3 ईयर का रिकॉर्ड देखा जाता है, प्रॉफिट देखा जाता है, उसका एवरेज किया जाता है, ठीक है। उसका 1%, जो एवरेज का 1% है उसको स्पेंड करना पड़ता है, इस कॉर्पोरेट को स्पेंड करना पड़ता है एज अ CSR स्पेंडिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है, SO, ठीक है, SO की तरह। ये रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अभी जो है इसको स्क्रैप कर दिया गया है। इसकी वजह से क्या है, मच ब्रॉडर रेंज ऑफ बिजनेसेस आ रहे हैं, ठीक है, और वो हायर कर रहे हैं इंटर्न्स को और ज़्यादा थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम, मतलब करेंगे अभी फेज़ 3 के अंदर। ये जो फेज़ 3 आने वाला है फोकस कर रहा है न्यू एज सेक्टर्स में, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, GCCs, ठीक है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में। तो गवर्नमेंट है एक्टिवली टारगेट कर रही है उन कंपनीज को जो कंपनीज हाई ग्रोथ दिखा रही हैं इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर, ठीक है। ईयर राउंड हायरिंग, पहले कंपनीज को जो है ना फेज के रोल आउट होने का वेट करना पड़ता है जस्ट टू हायर इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, लेकिन अब वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पोस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब कर सकती हैं ऑन द इंटर्नशिप पोर्टल ऑन अ रोलिंग बेसिस थ्रू आउट द ईयर, मेकिंग द प्रोसेस हाईली कन्वीनियंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये चेंजेस क्यों किए गए? देखो, जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी ना तब बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स हो रहे थे, ठीक है, और पार्टिसिपेशन भी इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि भाई तुम जो है ना एक्चुअली में जो बजट है उसको कम करो फॉर दिस पर्टिकुलर करंट फिस्कल ईयर। पहले इनिशियल बजट रेट कितना था? 10,831 करोड़ रुपीज़, जिसको अभी कितना कर दिया रिवाइज करके 526 करोड़ रुपीज़ बस। ये जो नए रिलैक्स रूल्स हैं ये इसी चीज़ को, ये जो बॉटल नेक क्रिएट हो गया है इसको ही केटर कर रहे हैं। प्रोग्रेस क्या है सो फार? जो फर्स्ट फेज था जिसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2024 में, वहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखा फ्रॉम मेजर CSR स्पेंडर्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज से मिला, TCS से मिला, HDFC बैंक से मिला, मारुति सुजुकी से मिला, ठीक है। लेकिन फेज सेकंड में क्या है, ये पार्टिसिपेशन नंबर अच्छा खासा ग्रो हुआ, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ने और पार्टिसिपेट किया और टोटल कितना हो गया, 549 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। अब ये फेज थर्ड के गोल क्या है? जो अपकमिंग फेज है वो टारगेट कर रहे हैं 1 लाख एस्पिरेंट्स को। करंटली जो है 15,500 से ऊपर ऑफर लाइनअप है और अपॉर्चुनिटी स्पैन कर रहे हैं 19 सेक्टर्स एंड 32 स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ क्या बोल रही है? गवर्नमेंट प्लान्स न्यू सर्वे टू रिसेट CPI IW बेस ईयर टू 2025, डायरेक्टली इम्पैक्टिंग वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर्स। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रिपेयर कर रही है टू कंडक्ट अ मैसिव न्यू सर्वे टू अपडेट हाउ इट मेजर्स इन्फ्लेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो यहाँ पर CPI IW की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल वर्कर की बात हो रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ माना कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल साउंड कर रहा है और टेक्निकल ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज भी है, पर इसका बहुत बड़ा डायरेक्ट और रियल वर्ड इम्पैक्ट है किस पे? ऑन द सैलरीज ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर्स, ठीक है, इनफॉर्मल वर्कर्स बोल सकते हैं यहाँ पर। कैसे, आगे देखते हैं। द कोर अपडेट रिसेटिंग द बेस ईयर, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वो अपडेट करना चाहती है CPI IW को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, बाय एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बेस ईयर। और न्यू बेस ईयर वो कौन सा होने वाला है? 2025, ठीक है। पहले क्या था? 2016 था बेस ईयर, और उससे पहले था 2001। ये बेस ईयर क्या होता है? ये स्पेसिफिक ईयर होता है जिसको यूज़ किया जाता है एज अ बेंचमार्क टू मेजर कि भाई कितना प्राइस तब से उस पर्टिकुलर ईयर से बढ़ा है या घटा है, ठीक है। तो ये एक बेंचमार्क की तरह वर्क कर रहा होता है, ये एक बेस ईयर की तरह वर्क कर रहा होता है कि सारे के सारे प्राइजेस जो हैं जो आज करंट ईयर में चल रहे हैं वो कितने बढ़े हैं इस बेस ईयर से और कितने घटे हैं। तो बढ़ना और घटना इस बेस ईयर से कंपेयर किया जाता है, ठीक, ओवर द टाइम। करंट स्टेटस क्या है? राइट नाउ गवर्नमेंट जो है 2016 को बेस ईयर यूज़ कर रही है, ठीक है, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था सितंबर 2020 में। और उससे पहले क्या है, बेस ईयर क्या था? 2001 था। वाई कंडक्ट अ फ्रेश सर्वे नाउ? गवर्नमेंट प्लान कर रही है नया सर्वे कंडक्ट कराने के लिए। ऐसा क्यों कर रही है वो, ठीक है, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सिंपल है, जो CPI है ना वो बताता है इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ा है घटा। एसेंशियल कॉमोडिटीज़ का जो प्राइस है, ठीक है, वो बढ़ा है घटा, वो बताती है। और कंपेयर करता है किससे? बेस ईयर से कंपेयर करता है, तब के प्राइसेस से कंपेयर करता है। अभी बेस ईयर क्या होने वाला है? 2025, और पहले क्या था? 2016। देखो, दोनों बेस ईयर में जो है ना लोगों के स्पेंडिंग पैटर्न्स अलग रहे होंगे, ठीक है। तब के लोग जो है ना 2016 के लोग जो हैं ज़्यादातर रेडियोज़ पे खर्चा करते थे, VCR पे खर्चा करते थे, तब की एसेंशियल कॉमोडिटीज़ पे ज़्यादा खर्चा करते थे, ठीक है। और बहुत कम खर्चा करते थे, यहाँ पर करते थे, यहाँ पर नहीं करते थे, कम करते थे इंटरनेट पे, स्मार्टफोन्स पे, स्मार्टफोन्स पे, तब की लग्जरी आइटम्स पे, लग्जरी आइटम्स पे, ठीक है।
लेकिन 2025 में सिनेरियो चेंज हो गया, अब लोगों के पास पैसा आ गया अच्छा खासा, तो लोग जो है इंटरनेट पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन पे करते हैं, लग्जरी आइटम पे करते हैं। तो जो 2016 में जो भी लग्जरी आइटम रहे होंगे वो अब के टाइम पे पता है क्या, वो एसेंशियल आइटम में कन्वर्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो लग्जरी आइटम पे खर्चा करते हैं, एसेंशियल आइटम्स पे खर्चा करते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास मनी है, अच्छा खासा पैसा है, कैपिटल है। लेकिन बहुत ही कम या ना के बराबर खर्चा करते हैं किस पे, रेडियोस पे, वीसीआर पे, ठीक है। तो 2026 में जो भी लोग थे, अगर रेडियो के प्राइस बढ़ते या तब की एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ते, वीसीआर के प्राइस बढ़ते, तो भाई लोगों को दिक्कतें होती, जो आईडब्ल्यू हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, तब ज़्यादा दिक्कतें होती उनको उस पर। तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए था तब के सीपीआई पे, ठीक है, सीपीआई आईडब्ल्यू पे। तो ये रिफ्लेक्ट हो, इसलिए क्या है, इनको ज़्यादा वेटेज दिया गया, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया कि अगर यहाँ पर ज़रा सा भी शिफ्ट आता है, यहाँ पर ज़रा सा भी प्राइस बढ़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा सीपीआई आईडब्ल्यू में, ठीक है, उसके इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर उसी टाइम पे इंटरनेट के प्राइसेस बढ़ते हैं या स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ते हैं या तब के लग्जरी आइटम के प्राइसेस बढ़ते हैं, उनको वेटेज बहुत कम दिया गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता तब के लोगों को कि भाई यार इंटरनेट के प्राइस बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। तो वैसे तब की जो है ना एक बास्केट बनाई गई। लेकिन वो जो है ना अब के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ हो, ठीक है, या वैसे ही वर्क करे, क्योंकि अब के लोगों के पैटर्न चेंज हो गए हैं। जो आज के लोग हैं उनके स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हो गए हैं। आज के लोग इंटरनेट पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, स्मार्टफोन पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, अपनी लग्जरी आइटम पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, बहुत कम खर्चा करते हैं रेडियो वीसीआर पे, ठीक है। तो अगर आपके अब के टाइम पे अगर लग्जरी आइटम्स का प्राइसेस बढ़ता है, इंटरनेट का प्राइस बढ़ता है या स्मार्टफोन का प्राइस बढ़ता है, तो भाई अगर हम 2016 का बेस ईयर यूज़ करेंगे ना, तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा सीपीआई के अंदर, क्योंकि वहाँ पर तो वेटेज कम दे रखा है उसको, ठीक है। अगर प्रॉपर रिफ्लेक्शन चाहिए तो हमें एक नई बास्केट बनानी पड़ेगी, उसमें नई बास्केट बनानी पड़ेगी, उसमें नए वेटेज देने पड़ेंगे, ठीक है। उसी के लिए ही तो प्रॉपर इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करने के लिए एक नई बास्केट की ज़रूरत है, ठीक है, और कुछ वेटेज को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो है ना हमें उनका स्पेंडिंग पैटर्न, आज के लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न समझने की ज़रूरत है। तो इसीलिए वो सर्वे कराया जा रहा है, ठीक है। तो टू सेट अप अ न्यू बेस ईयर, गवर्नमेंट को एक्यूरेट डाटा चाहिए ऑन हाउ पीपल आर करेंटली स्पेंडिंग देयर मनी, और इसी के लिए वो नया सर्वे करा रहे हैं, वर्किंग क्लास फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे, जो कि स्टार्ट होगा मिड 2026 में, 4 में नहीं 2026 में। चेंजिंग कंजप्शन हैबिट, द वे पीपल स्पेंड मनी चेंजेस ओवर द डेकेड, बिल्कुल सही बात है। जो फैमिली है 2025 की, वो अलग तरीके से स्पेंड करेगी अपने इनकम को, ठीक है, डिफरेंट परसेंटेज इंटरनेट पे करेगी और हेल्थ केयर पे करेगी और हाउसिंग पे करेगी, एज कम्पेयर टू वॉट अ फैमिली जो जिसने किया होगा डिड इन 2016, ठीक है। तो वही है रीज़न। अपडेटिंग द बास्केट, तो हमें पता है 2016 की जो बास्केट है ना, वो भी इनएफिशिएंट है, ठीक है, तो उसी को ही अपडेट करना है, इसलिए न्यू सर्वे को इंट्रोड्यूस कराया गया। जो CPI IW है, वो मेजर करता है इन्फ्लेशन बाय ट्रैकिंग अ कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक बास्केट, हमने देखा था, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो बास्केट का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और ये चेंज होता रहना चाहिए, ठीक है, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो बास्केट है, ये इंडस्ट्रियल वर्कर की जो है मंथली शॉपिंग कार्ट की तरह बिहेव कर रहा होता है, कि मंथली लोगों को क्या ज़रूरी है और क्या किस चीज़ पे वो खर्च करते हैं, ठीक है। तो वो उसको उन प्राइसेस को जो है ना अकाउंट में ले रहा होता है। तो ये जो नया सर्वे है गवर्नमेंट को हेल्प करेगा टू फिगर आउट कि कौन से आइटम्स को अभी ऐड करना ज़रूरी है और कौन से आइटम्स को रिमूव करना ज़रूरी है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बास्केट, हमने डिस्कस किया था, ठीक है, और उनको कितना वेटेज देना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, मान लो वही मैंने आपको बताया था 2016 में फूड को बहुत ज़्यादा वेटेज मिला हो, ठीक है, 46% मिला हो, और अगर वीट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, 10% इंक्रीज़ हो गए, तो उससे क्या है, CPI बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे CPI बहुत ज़्यादा बढ़ता, ठीक है। और दूसरी ओर 2016 में ही अगर मूवी के टिकट प्राइसेस वो बढ़ जाते हैं 10%, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि लोग तब मूवी नहीं देखते थे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन आज के लोग खाना भी खाते हैं, ठीक है, फूड पे भी और बेवरेजेस पे ज़्यादा करते हैं स्पेंड, और सच साथ में मूवी टिकट्स पे भी करते हैं, ठीक है, मूवी देखते हैं बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या है, यहाँ पर इसके प्राइसेस को भी देखना ज़रूरी है, ठीक है, इसको भी इंक्लूड करना ज़रूरी है और इसको ज़्यादा वेटेज देना ज़रूरी है इन द CPI IW फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बस ये है, आगे बढ़ते हैं। हु डज दिस इफेक्ट, ठीक है, जो CPI IW है स्पेसिफिकली ट्रैक करता है वर्किंग क्लास हाउस होल्ड को, ठीक है। टारगेट डेमोग्राफी क्या है, फैमिलीज वेयर एटलीस्ट 50% ऑफ द इनकम जो है वो मैनुअल वर्क से आ रही होती है। सेक्टर कौन से कवर्ड है, फैक्ट्रीज, वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज एंड पोर्ट। द फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है इसका,
जो CPI-IW है बहुत एक क्रूशियल मेट्रिक है, क्योंकि वो प्राइमरी बेंचमार्क की तरह वर्क कर रही होती है। उसको यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट द वेजेस एंड DAs अक्रॉस द वेरियस सेक्टर। ठीक है, इफ द इंडेक्स, अगर इंडेक्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करेगा करंट हाई लिविंग कॉस्ट को, तो DA उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है, और ये एक्यूरेटली एडजस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ा हुआ तो उससे क्या गवर्नमेंट को लॉस होता है, और कम हुआ तो उससे किसकी लाइफ इंपैक्ट होती है, इंडस्ट्रियल वर्कर की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम CPI-IW को एक्यूरेटली कैलकुलेट करें, फिर वो सेम स्टोरी आ जाती है। ठीक है, DA जो है, DA हमें पता है, DA पे किया जाता है किसको, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ को, और ये एम्प्लॉयर पे करता है ना। तो इसका जो सोल पर्पस होता है वो टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने के लिए। ठीक है, देखो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो DA भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि रियल वेजेस क्या होते हैं, द रियल पावर ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल वर्कर क्या होता है। ठीक है, वही वेजेस की बात हो रही है यहाँ पर। वो होता है नॉमिनल वेजेस अपॉन CPI। इसके अंदर ये DA को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। देखो अगर CPI बढ़ा और उसी प्रोपोर्शनल रेट से DA ही बढ़ा, देखो दोनों मिटिगेट कर लेंगे, ये भी बढ़ा ये भी बढ़ा, तो क्या है, जो रियल वेजेस हैं वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, इनडायरेक्टली जो परचेसिंग पावर है इंडस्ट्रियल वर्कर की वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ना बढ़ेगी ना घटेगी, बिकॉज CPI बढ़ने से DA भी बढ़ गया, इसलिए। ठीक है, यही है। तो जो CPI-IW है और हमारा DA है, उनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो DA देखो, DA को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो DA को जो ना गवर्नमेंट तुक्के से कैलकुलेट नहीं करती है, ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया। एक स्ट्रिक्ट फॉर्मूला होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। वो क्या होता है, देखो ये DA जो है 2 बार रिवाइज होता है। ठीक है, एक ही साल में, तो ट्वाइस इन अ ईयर। पहला कब रिवीजन होता है, जैन में, और दूसरा होता है जुलाई में। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट या प्रीवियस 12 मंथ का CPI-IW का डाटा लिया जाता है। ठीक है, उसको एवरेज किया जाता है। अगर वो पर्टिकुलर एवरेज वाला जो डाटा है वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को रीच कर जाता है या इसको ब्रीच करता है, तो उसी के प्रोपोर्शन में DA जो है इंक्रीज हो जाता है। ऐसे करके उसको करते हैं। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हाउ स्पेंडिंग हैज चेंज। ये जो आर्टिकल है वो हाईलाइट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंजप्शन पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, लास्ट बेस ईयर रिवीजन से, जब हम मूव कर रहे थे 2001 से 2016 में। फॉर एग्जांपल जो फूड स्पेंडिंग है वो भी ड्रॉप हुई थी। ठीक है, जो वेटेज था फूड एंड बेवरेजेस का इन CPI-IW बास्केट, उसको ड्रॉप किया गया 46.2% से 39.2%। इसका मतलब ये नहीं है कि फूड जो है चीपर हुआ है, इसका मतलब ये है कि इनकम चेंज हुई है। ठीक है, इनकम चेंज, वर्कर स्टार्ट एलोकेटिंग अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इनकम टू फूड, और बहुत सारी चीज़ों में अब लोग पैसा खर्च करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, इसलिए इसको वेटेज को कम किया गया है। हाउसिंग स्पेंडिंग ग्रॉस, ठीक है, जो वेटेज है फॉर हाउसिंग जो है वो रॉस हुई है 16.9%। ये कब की बात हो रहे हैं, 2001 से 2016 में जो कन्वर्जन हुआ था। ठीक है, मोर आइटम ट्रैक्ड, पहले कितना था 2001 में 392, अब इसको थोड़ा और बढ़ा दिया है, 463 आइटम्स को लाया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है। 2016 की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, जो लेबर मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि मॉस्पी को कि इसको अच्छे से हैंडल करें सर्वे को, और बिफोर दे स्टार्ट नॉकिंग ऑन डोर्स टू कलेक्ट द डाटा, एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को भी बनाया जाए। ठीक है, वो एक्चुअली में रिव्यू करेगी, स्ट्रिक्टली रिव्यू करेगी किस तरीके से आप डाटा को कलेक्ट करोगे कि डाटा जो है हाईली एक्यूरेट हो। ठीक है, फिर वो सेम न्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना कि मेरा चैनल भी ग्रो हो। थैंक यू।